तो मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो भागों में, मतलब कि दो पार्ट में बनाया है कि एक टॉपिक बड़ा था, अगर हम एक टॉपिक बनाते तो शायद आपको उतना समझ में ना आता। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट पार्ट को बना के अपलोड कर दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और हम सेकंड पार्ट उसमें मैंने पृथ्वी के पुराने मतों को बताया है। लेकिन अब जो सेकंड पार्ट है उसमें पृथ्वी के अभिनव मत जो सामान्य थ्योरी है, जो वैज्ञानिकों द्वारा मान्य की गई है। तो हम आइए देर नहीं करते बताते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने कुछ एक नोट्स तैयार कर रखे हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आप इसको नोट डाउन करते रहिए। आप चाहे तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने इसको बनाया है कि देखिए, पृथ्वी की संरचना कैसी है कोई नहीं जानता है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है अंदर से कैसी है, केवल वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं। इसका जो प्रथम प्रयास था, सही प्रयास था, स्वयं महोदय ने किया था। तमाम साइंटिस्टों ने किया था, लेकिन जो मान थ्योरी है वो स्वयं महोदय ने किया था, और ये रासायनिक संरचना थी। इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, जो सियाल, सीमा और निफे। हम आपको दिखा दें, ये 3 भागों में बांटा था, ये आपको 3 भागों में बांटा था। ठीक है, इस तरह से सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, इस तरह से अगर हम इनको एक इस शेप पे दिखाते हैं, इसे इस शेप में, तो ये देखिए, हम इस शेप में आपको समझ में कम आता होगा। ये 3 परत हैं, 1 2 3, लेकिन हम इसको इसे तरबूज का जो फांकी होता है, कुछ होता है, उसको निकाल के हम इस तरह से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का हिस्सा। ये देखिए, अगर हम गोल करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये गोल करेंगे। जैसे हम कोई तरबूज उगा लेते हैं मार्केट में, तो उसको चेक करने के लिए कहते हैं उसको काट के दो, तो एक जिसको फांकी कहते हैं निकाल के देता है। तब लगता है कि अंदर का भाग कैसे है, क्योंकि तरबूज का जो भाग ऊपर जो हरा होता है, हम जान नहीं पाएंगे कि अंदर कैसा है, लाल है, काला है, पीला है। तो उसको हम काट के, और जो काटता है देखा होगा आपने, एक इस टाइप में काट के निकाल के देता है। ठीक, क्योंकि वही शेप होता है ये। ठीक है, तो अंदर से पता लग जाता है कि हाँ, पृथ्वी का तरबूज का अंदर का हिस्सा कैसे है। तो इसी तरह हमने इस शेप में इसको दिखाया है। तो देखते हैं कि इस तरह से हमने बताया था, ये पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था स्वयं महोदय ने, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए हमारा ये वीडियो जो फर्स्ट पार्ट देख लेना। तो ये 3 भागों में बांटा था। तो ये थ्योरी बहुत दिनों तक, कई सालों तक मान रही, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार होता गया, वैज्ञानिक बढ़ते गए, वैज्ञानिकों ने नई नई थ्योरी दी, लेकिन वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ और नहीं किया। पुरानी थ्योरी पर ही उसको नए काम करते हैं। जैसे कहते नहीं, जैसे कोई भी काम होता है, अगर कोई शुरू करता है तो उस पर ही काम चलता रहता है। जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ, उसका LED का आविष्कार हुआ। ठीक है, क्या जो बल्ब आज देख रहे हैं वो इस तरह थे पहले, इस तरह थे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम बताते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया कि स्वयं महोदय के बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, स्वयं महोदय के ही एक जो कैटेगरी बांटा था, उसी को आगे लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों ने भूकंपीय आधार पर 3 भागों में बांट दिया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने स्वयं महोदय के ही सिद्धांत को आगे बढ़ाकर 3 भागों में बांट दिया। किस तरह बांट दिया? इस तरह से, ये हम दिखाते हैं, ये इस तरह से ये 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, जो सियाल वाला भाग था उसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने नाम रख दिया क्रस्ट नाम रख दिया, और जो ये सीमा वाला भाग था इसका नाम रख दिया मेंटल। ठीक है, मेंटल रख दिया, और जो निफे वाला भाग था उसका नाम रख दिया कोर। ठीक है, कुछ नहीं बदला अपना कुछ खास, बस नाम चेंज कर दिया। सियाल को क्रस्ट कर दिया, और सीमा को मेंटल कर दिया, और निफे को कोर कर दिया। ठीक, इस तरह से आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको 3 भागों में बांट दिया। अब देखिए, हम बारी बार से क्रस्ट और मेंटल और कोर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको UPSC के लिए, चाहे PCS, चाहे RO, किसी भी परीक्षाओं के लिए भी
जहाँ खासकर भूगोल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप ये काम आएगा और हम विस्तार से बताएंगे आपको। तो यहाँ पर क्लियर है कि वही चीज़ है, सुएज महोदय ने बांटा था सियाल, सीमा, निफे, उसको नाम बदल के क्रस्ट मंटिल कोर कर दिया। ठीक 3 चीज़ है, सियाल, सीमा, निफे, मैंने इस आकार में दिखाया है सियाल, सीमा, निफे, और उसी को क्रस्ट मंटिल कोर कर दिया, ठीक है, नाम बदल के। अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको, अब देखिए, अब हमने इस नोट्स में तय किया है कि क्रस्ट, हम बात बताएंगे आपको क्रस्ट के बारे में, ठीक है, ये क्रस्ट के बारे में, ये आपको क्रस्ट में होती है पपड़ी, हिंदी में कहते हैं पपड़ी। जो पृथ्वी का हमने बनाया था जो पहला हिस्सा है, जो पहला पार्ट है, ये देखिए, हम इसको कॉनिकल इस शेप में बनाते हैं, इस शेप में, ठीक है, इस शेप में दिखाते हैं ये, ठीक है। ये क्रस्ट पहला वाला, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, और ये मैंटिल है, और ये कोर है, ठीक, इस तरह से दिखाया गया है। अब बताते हैं क्रस्ट के बारे में। देखिए क्रस्ट में परिवार, देखिए क्रस्ट की मोटाई कितनी है। वैसे तो औसत मोटाई इसकी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, लेकिन देखा जाए तो ऊपर जो ऊपरी क्रस्ट, जो क्रस्ट मैन है, जो ऊपर है, इसको वैज्ञानिकों ने माना है कि इसकी जो मोटाई है अलग अलग है, ठीक है। ये देखा जाए तो महाद्वीपों में इसकी मोटाई अधिक मानी जाती है और महासागरों के नीचे इसकी मोटाई कम मानी जाती है। इसीलिए देखिए पृथ्वी एकदम से सपाट नहीं है पृथ्वी। जैसे ये देखिए, ये महाद्वीपों के नीचे, ये कहीं पर ये ऊंचा है और कहीं पर ये खाला है। देखो ये इस तरह से, ठीक है। हम देखेंगे तो ये समुद्र, महासागर वगैरह है, ठीक है, और ये पर्वत वगैरह है। तो महासागरों के नीचे इसकी मोटाई देखिए, अगर हम इसको करते हैं तो इस तरह से देखिए आप, ठीक। तो ये समुद्र के जो महासागर है, महासागर के नीचे इसकी मोटाई देखिए कम हो गई है, ये देखिए इसकी मोटाई कम हो गई है, और महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई अधिक पाई जाती है। ये देखिए आप देख सकते हैं ना कि इसकी मोटाई यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर औसत मानी गई है, और महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक मानी गई है औसत, ठीक। महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर। आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है, ये बांटा कैसे गया है, IUGG, ठीक है, एक संस्था है भूगोल की, ठीक है, उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोग्राफी एंड जियोफिजिक्स, ठीक है, उन्होंने इसको बांटा है। अब देख सकते हैं आप, समुद्र गड्ढा है, ठीक है, इस तरह से गड्ढा बना हुआ है, तो इसके नीचे जो परत होगी वो पतली होगी, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये मोटा हिस्सा है, इसलिए इसकी मोटाई अधिक होगी। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर महाद्वीपों के नीचे और महासागर के नीचे 5 किलोमीटर मानी गई है, ठीक। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि भूकंपीय, ये तो हो गई क्रस्ट की मोटाई वगैरह हुई, लेकिन भूकंपीय आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर भूकंपीय आधार पर देखिए, भूकंपीय आधार हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने पहले पार्ट में देखा था सबसे विश्वसनीय तरीका पृथ्वी को अंदर से जानने का ये भूकंपीय तरंगे ही हैं। भूकंप में 3 तरंगे होती हैं, PSL। तो थोड़ा जानकारी हम देते हैं आपको। P की खास बात क्या है कि इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और यस तरंगे जो होती हैं ये ठोस में तो घुस जाती हैं, मगर द्रव में ये लुप्त हो जाती हैं। मतलब कि इसकी खास बात है कि ये द्रव में या चिपचिपा द्रव, ठीक है, आने पर ये लुप्त हो जाती हैं। और जो एल तरंगे होती हैं धरातल के ऊपर होती हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली P और यस को मेनली मानेंगे। P सब जगह ठोस, द्रव, गैस तीनों में घुस जाती हैं, और यस तरंगे केवल ठोस में घुसती हैं और द्रव में ये लुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर भूकंपीय लहरों के आधार पर इसके क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। ये क्रस्ट है
ये मेंटल एकोर, तो इसको भी दो भागों में ये बांट दिया गया है। ठीक, दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक, तो दो भागों में बांटेंगे, जाहिर सी बात दोनों का नाम क्रस्ट रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, और नीचे का नाम हो जाएगा लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों का नाम हो जाएगा। ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट हो जाएगा, ऊपरी पपड़ी और निचली पपड़ी हो जाएगा। अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऊपर की जो परत है नीचे वाले में दबा रही है, ऊपर की परत नीचे वाले में दबा रही है। जाहिर सी बात है अगर हम अपने ऊपर कुछ बोरा या कुछ लाद लेंगे तो उसका प्रेशर हमारे ऊपर नीचे वाले पार्ट पर, ठीक है, अगर उस सर पर रखते हैं तो उसका प्रेशर हमारे शरीर पर पड़ेगा, बोरे पर नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ऊपर का प्रेशर नीचे पड़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि ऊपर का जो घनत्व है कम होगा और नीचे घनत्व ज़्यादा होगा। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जो अपर क्रस्ट है इसका घनत्व 2.8 है और नीचे वाला जो लोअर है इसका घनत्व 3 है। ठीक है, 3 है, तो 2.8 है, इसका घनत्व 3 है। ठीक, और घन कितना है, तो नीचे वाला घनत्व अधिक है। अब जाहिर सी बात है जब नीचे वाला घनत्व अधिक है तो भूकंपीय लहरें भी नीचे वाले में प्रवेश अधिक करेंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि बताया वही कि ऊपरी क्रस्ट में दबाव निचली क्रस्ट की अपेक्षा ठीक कम है, मतलब नीचे वाले क्रस्ट में दबाव अधिक है, ऊपर ज़्यादा है। अब वैज्ञानिकों ने कहा, ठीक है, कि इसलिए पी लहरों की गति ऊपरी क्रस्ट में, ठीक है, पी लहरों, पी मतलब है, पी की खास बात होती है कि सभी जगह प्रवेश कराती है। तो जब ऊपर के जो दबाव कम है नीचे अधिक है, तो इसलिए कहा कि जो ऊपरी क्रस्ट में पी लहरों की गति क्या होती है, 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकंड में 6.1 किलोमीटर, और नीचे वाले में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने बात है, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कोई, ये क्रस्ट है, दो भागों में बटा हुआ है, नीचे वाला दबान रहेगा। मान लो अगर किसी को पंचर जाते हैं नीचे वाला दबान रहेगा ना, दबान रहेगा, तो उसका भार इस पर पड़ रहा है, इसलिए इसका घनत्व अधिक हो गया है, 3 हो गया है, और इसका घनत्व 2.8 हो गया है। कम घनत्व के कारण यहाँ पर पी लहरों की गति कम होती है, 6.1 होती है, और यहाँ पर अधिक घनत्व के कारण यहाँ पर पी लहरों की गति 6.9 होती है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ऊपरी परत है, जो ऊपरी क्रस्ट है वो कौन सी है, एसिड का बना हुआ है, और निचली परत बेसाल्ट का, मतलब कि जो ऊपरी परत है वो हल्की पदार्थों से बनी हुई है और नीचे वाला बेसाल्ट का बना हुआ है, भारी पदार्थों से, उसकी अपेक्षा भारी। तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी चीज़ को दबाएंगे, जैसे ये है, ये है, ये, अब ये हल्का है, ये हल्का है, ये ठीक है, ये हमारे लिए ऊपरी क्रस्ट है, तो हल्का है, और इसको हम दबाएंगे ऐसे तो ये इसका घनत्व अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दबा देंगे, देखो ये पतला हो गया और ये ठोस हो गया। इस तरह से इसको इसने दबा रखा है, इसलिए ये ऊपर वाला एसिड बना हुआ है, ठीक है, और नीचे वाला बेसाल्ट का बना हुआ है। ठीक, अब देखिए इन दोनों में, इसी क्रस्ट में इन दोनों में अंतर आ गया है, इसी क्रस्ट में इन दोनों में अंतर आ गया है, और इसी ये अंतर किस लिए है, इसी सब के कारण यहाँ पर एक बाउंड्री ऐसी पाई जाती है जो दोनों को अलग करती है। ठीक है, एक ऐसी बाउंड्री पाई जाती है जो इन दोनों के, जैसे घनत्व, यहाँ पर घनत्व का अंतर है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर घनत्व का अंतर, यहाँ पर स्पीड का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री पाई जाती है, डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं, जिसे कोनोरॉड असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, कोनोरॉड असंबद्धता, यहाँ पर देखिए ये कोनोरॉड, कहीं पर कोनार्ड लिखा होता है, कोनोरॉड असंबद्धता, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। कहाँ पर, ये आपके ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, मतलब कि ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट,
के बीच में कौन सा कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। अभी ये सब बताने के बाद हम अलग से इसका एक मैप बना देंगे, ठीक है, उसमें कौन कौन से रेखाएं किसको बांटी गई हैं वो आपको दिखा देंगे। ठीक, तो ये आपका इस तरह से ये हो गया। अब हम देखते हैं, ये तो आपका क्रस्ट हो गया। अब क्रस्ट, ठीक है, कौन सी असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। अब देखते हैं कि हम मेंटल, ये आपका क्रस्ट हो गया। अब देखते हैं मेंटल, हम मेंटल, ठीक है, वो वाला मेंटल नहीं, पागल वाला मेंटल, वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है मेंटल। ठीक है, तो अब मेंटल को देखते हैं कि यहाँ पर हम आपको एक और फिगर दिखाते हैं बनाकर, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ठीक, इसका फिगर हम दिखाते हैं बनाकर, ये ठीक है, सेम वही चीज़ है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक, तो ये आपका क्रस्ट, मेंटल और ये कोर है। ठीक, वही चीज़ है, बताया मैंने। अब देखिए, हम क्रस्ट से नीचे अब मेंटल में आते हैं। तो मेंटल में क्या खास बात है, देखिए, ये क्रस्ट है, ठीक है, और ये मेंटल है। इसमें है क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पर जब भूकंप लहरें आती हैं तो नीचे आने पर एकाएक बहुत तेज हो जाती हैं। हमने बताया था यहाँ पर 6.1, यहाँ पर 6. ठीक है, आपका 9, इसकी अपेक्षा इसकी घनत्व तो अधिक है, इसलिए यहाँ पर भूकंपीय लहरें गति बढ़ गई हैं। लेकिन यहाँ आने पर एकाएक बढ़ जाती है, कहने का मतलब एकाएक बढ़ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ थोड़ा ठोस है, अचानक वृद्धि आती है। तो यहाँ पर क्या होती है, इसकी स्पीड 7.9 हो जाती है, 7.9 हो जाती है। कहने का मतलब जैसे हम गहराई में जाते हैं, दबाव बढ़ता आता है और घनत्व भी बढ़ता आता है। ठीक, जो इस बात का, ठीक है, इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कुछ न कुछ इससे इतना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कुछ न कुछ तो है ही है कि इससे इतना फर्क पड़ रहा है। आगे अब देखेंगे तो लोअर क्रस्ट अपर क्रस्ट, ठीक है, के बीच एक लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, यहाँ पर ऐसा कुछ है जिससे यहाँ पर जो पी लहरें हैं उसकी स्पीड बढ़ गई है। कुछ न कुछ तो हैं। जैसे हम जैसे इधर कोई एक रूम है, यहाँ पर एक एसी लगा हुआ है, मान लीजिए वहाँ पर नहीं एसी लगा हुआ है। अगर वहाँ हम गर्मी में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर एसी लगा, ठंडा आ गया, तो कुछ ना कुछ चीज़ है ना, तभी तो हमारे यहाँ ठंडी लग रही है। तो अचानक पी लहरों का यहाँ से यहाँ पर आने पर बढ़ना, मतलब ये लोअर क्रस्ट से हम जैसे मेंटल में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, इस बाउंड्री को पार करेंगे तो यहाँ पर अचानक पी लहरों की गति बढ़ जाती है। तो कुछ न कुछ चीज़ें होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक असंबद्धता पाई जाती है, असंबद्धता बताया था ना, एक डिस्कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। ठीक, अभी यहाँ जो बताया था मैंने लोअर क्रस्ट और ऊपर क्रस्ट बचा है, लेकिन जैसे हम क्रस्ट से मेंटल में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर भी एक जहाँ पर पी लहरों की गति बढ़ गई है, यहाँ पर एक असंबद्धता पाई जाती है। हम दिखा दें आपको, यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, इसका नाम है मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। 1909 में एक बेल्जियम के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मोहोरोविकिक। उन्होंने इसकी खोज की थी, इस डिस्कॉन्टिन्यूटी की खोज की थी। इसे कहते हैं मोहो असंबद्धता कहते हैं। आगे हम बताते हैं मोहो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो असंबद्धताएं बता रहे हैं इसको हम अलग से भी मिटा के सब बना देंगे, हम दोबारा दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत पूछा आता है। अब देखिए, मोहो से 2900 किलोमीटर तक मेंटल का विस्तार पाया जाता है। यहाँ से देखें तो यहाँ तक, ठीक है, हम इसको बना देंगे। यहाँ पर इसको हम कोर यहाँ दिखाते हैं, ये कोर है मोहो से यहाँ तक। ठीक है, मोहो मतलब यहाँ 200 मान लीजिए, 200 से ये 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक ये आपका मेंटल का विस्तार है। ठीक है, मोहो से
ये मेंटल तक, ठीक है। आपका ये मेंटल का विस्तार है। देखिए मेंटल का जो आयतन है धरातल पर सबसे ज़्यादा है मेंटल का। अगर इसका रियल हम वो देखें, फिगर देखें, तो ये आपका ऐसे बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगा और ये छोटा हो जाएगा, जैसे इस तरह बनेगा, ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनेगा, ये क्रस्ट का ये अलग से, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगा। हालांकि हम समझाने के लिए हमने इस तरह से बड़ा बना दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इस तरह बनाएंगे तो आपका समझ में जाएगा। अभी इसको हम अलग से दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए मोहो, जहाँ पर ये क्रस्ट खत्म होता है मोहो से, ठीक है, दोनों क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में असंबद्धता पाई जाती है, इसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। लेकिन कभी कोई परीक्षा पूछ लेते हैं कि मोहो असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, तो आपको दे देगा लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये देखिए नीचे का भाग जो है ये लोअर क्रस्ट है, लोअर, ठीक है, लोअर क्रस्ट है, ठीक है, और ये मेंटल का ऊपरी भाग है ये, तो और अपर मेंटल, ठीक है, मतलब लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में ये मोहो असंबद्धता पाई जाती है। छोटी परीक्षा पूछते हैं कि मोहो असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में। अब देखिए यहाँ पर हम देख पाता है कि ये मोहो से 2900 किलोमीटर तक ये आपका मेंटल का विस्तार पाया जाता है, ठीक। अगर देखा जाए तो आयतन की दृष्टि से देखिए, ये हमने अलग बनाया है ये मेंटल, तो ये देखिए अगर आयतन देखा जाए तो क्रस्ट का आयतन 1% है, ठीक है, और मेंटल का आपका 83% है, ठीक है, और ये आपका जो कोर है इसका आयतन 16% है। तो जोड़ेंगे 6 3 9 10, ठीक है, 8 1 9 6 3 9, ठीक है, हाँ 1 10 8 1 9 10, हाँ। मतलब कि अगर देखा जाए द्रव्यमान और आयतन दोनों की दृष्टि से, द्रव्यमान आयतन की दृष्टि से ये आपका मेंटल का विस्तार 83% है। और अगर देखा जाए तो आपका ये हमने एक रिकॉर्ड बना रखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए आपका द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से ये 68% है। तो कहने का मतलब है आसान से हम देखें तो इसका विस्तार मेंटल का पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए 200 से 2900 किलोमीटर तक। और देखा जाए तो पृथ्वी का पूरा केंद्र जहाँ पर है ये 6371 है। तो 6371 में से 200 उधर काट दो और बाकी 2900 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर का विस्तार ही पाया जाता है। अगर इसको हम गोला करेंगे, देखिए गोल करेंगे तो इस तरह से, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, इस तरह से बनेगा। देखिए अब देखिए इसमें ज़्यादा कौन है, एक क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। ज़्यादा कौन है, ये आपका मेंटल ही है, ठीक है। इसको मैंने आपको दिखा दिया। अभी इस तीनों फिगर को हम अलग से बना के दिखा देंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। अब यहाँ पर मोहो से 2900 किलोमीटर तक आपका ये मेंटल पाया जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि IUGG बताया था मैंने, इन्होंने क्या किया है कि मेंटल को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। देखिए हर पार्ट का 2 भाग बांटा जाएगा, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया है। मेंटल को भी आपने नहीं, सॉरी 3 भागों में बांट दिया है। क्रस्ट को 2 भागों में, मेंटल को 3 भागों में, तो 3 भागों में बांट दिया गया है। कहाँ कहाँ तक, ये पहला भाग जो बांटा है मेंटल का, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहला भाग जो बांट दिया है, जैसे ये देखिए, ये हम थोड़ा कालिश करते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये 1 2 3, 1 2 3 भाग कर दिया है मेंटल का, ठीक है। तो मेंटल का 3 भागों में बांट दिया है। अब पहला जो भाग है इसको बांटा है 200 से ये आपका मोहो से, ठीक है, मोहो से 200 किलोमीटर तक, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा भाग है ये 200 से आपका 700 किलोमीटर तक बांटा गया है। तीसरा जो है ये 700 से आपका 2900
किलोमीटर तक ये आपका बांट दिया गया है। कहने का मतलब जो यहाँ से यहाँ तक 2900 किलोमीटर था, इसको मोहो से पहले 3 भागों में बांटा गया है, और 3 में मोहो से 200 किलोमीटर तक ऊपर वाला भाग, इस बीच वाला भाग 700 किलोमीटर, और नीचे वाला 700 से 2900 किलोमीटर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक से नहीं, अब 3 भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए ऊपरी मेंटिल, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो ऊपरी मेंटिल है, देखिए ये वाला भाग ऊपरी मेंटिल, पता ना, ऊपरी मेंटिल में 100-200 किलोमीटर गहराई में तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भूकंप की लहरें जो यहाँ प्रवेश की थी, यहाँ 6.1 किलोमीटर थी ऊपरी क्रस्ट में, यहाँ पर अचानक बढ़ गई 6.9 हो गई, यहाँ पर और अचानक बढ़ गई 7.9 हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपरी मंडल में यहाँ पर आने पर इसकी गति बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर आने पर इसकी गति बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 7.8 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ गति मंद पड़ जाती है 7.8 किलोमीटर। यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा 7.1, 6.9, 7.9, फिर 7.8 आती है, मंद पड़ जाती है। ठीक है, और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, द जोन ऑफ लो वेलोसिटी, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, निम्न, ऐसे कहते हैं निम्न गतिमंडल, निम्न गतिमंडल। ठीक है, निम्न गतिमंडल कहते हैं, और शायद इसी को हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, एथनोस्फियर, इसी को हम कहते हैं यहाँ पर एथनोस्फियर। यहाँ ये चिपचिपा है, एकदम से प्लाज्मा टाइप का है, और यहीं से ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा आदि यहीं से निकलते हैं, और ये थोड़ा गीला है, इसीलिए यहाँ पर भूकंपीय लहरों गति थोड़ा लिक्विड में है, अपर मेंटल लिक्विड में है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी की गति, भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, और इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी या निम्न गतिमंडल या कहते हैं, इसी को एथनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक, आगे अब यहाँ पर देखिए, फिर वहीं पर हमने कहा ना, हर पार्ट के 2 भागों में बांटा गया है, और हर पार्ट में एक, दोनों पार्टों के बीच में कुछ अंतर पाया गया है, और हर पार्ट में एक रेखा या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब यहाँ पर भी इस मेंटल को यहाँ पर अपर मेंटल और निचले मेंटल, ठीक है, ये मेंटल के यहाँ पर अपर मेंटल और निचले मेंटल के बीच में एक असमता पाई जाती है, इसे कहते हैं, हमने यहाँ पर बताया था कि रेप्टी। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपका, ठीक है, हम दिखा रहे हैं अब ये लाल से, ठीक है, इसमें आप जान नहीं पाएंगे, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक रेप्टी असमता पाई जाती है। ठीक है, ये कौन सी, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यहाँ के बीच में, ठीक है, यहाँ वाला ये भाग, ठीक है, ये भाग, ठीक है। देखो इधर का भाग सभी परतों के बीच में बटेगा, और उधर का भाग, ठीक है, इसमें क्या होगा, इधर के भाग जो होंगे दिखा रहे हैं, पर वही परत के 2 भाग करते हैं, और उधर वाला बताएंगे कि हर परत के बीच पाते हैं। अभी आपको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अपर लो मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक रेप्टी समता पाई जाती है, ठीक, पाई जाती है। अब ये हो गया आपका मेंटल हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कोर के बारे में। कोर पृथ्वी का जो कोर है इसे कहते हैं, ये देखिए कोर, अंदर का भाग होते हैं। इस बताया मैंने आयतन की दृष्टि से 16%, ठीक है। और ये अब देखिए पृथ्वी का जो हिस्सा है 6371 है, तो यहाँ 2900 से ठीक है 6371 तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इसको भी वैज्ञानिकों ने भूकंपीय लहरों के आधार पर, ठीक है, 2 भागों में बांटा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि 2 भागों में बांटा है। क्यों बांटा है? क्योंकि यहाँ से भूकंपीय लहरें जब अचानक नीचे आती हैं तो तेज हो जाती हैं, यहाँ पर फर्क पड़ जाता है।
तो फर्क पड़ जाता है। तो क्योंकि देखो यहाँ निचले मंडल से आएंगे तो यहाँ पर भूकंप की लहरों की स्पीड कितना 13.6 आता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो ठोस पदार्थों से बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह जो अंतरतम का घनत्व मेंटल घनत्व से लगभग 2 गुना हो रहा है। ठीक है, कहने मतलब है यहाँ का जो घनत्व है यह आपका लगभग 5.5 था, 5-6 था मेंटल का, और यहाँ पर 13.6 हो गया, मतलब 2 गुने से अधिक हो गया। यहाँ पर अचानक निचले मेंटल से आप जब कोर में आए तो अचानक घनत्व बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि अंदर का भाग वो ठोस बना था। यहाँ का जो भाग है निकिल और फेरियस मतलब लोहा और निकिल का बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर पी तरंगों की जो आती हैं अचानक वृद्धि आती है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है, कोर हो गया, कोर। तो कोर ये मेंटल और क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच में यहाँ पर एक पाई जाती है गुटेन वर्ग। गुटेन वर्ग असंबद्धता पाई जाती है। गुटेन वर्ग असंबद्धता, गुटेन वर्ग विसाट असंबद्धता कहते हैं। यहाँ पर कहाँ पर, यह आपका मेंटल और कोर के बीच में। अगर बहुत महीन से देखा जाए तो लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में पाई जाती है, गुटेन वर्ग असंबद्धता पाई जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने बात है कि मैंने सभी पार्टों को बांटा था, यहाँ पर इसको ही बांट रहे हैं। अब कोर को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे ये 2900 से 6371 था तो 2 भागों में बांट दिया गया है। ये 2900 से 5150 किलोमीटर, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया गया, 5150, ठीक है। और उसके बाद फिर बांट दिया गया है 5150 से 6371, मतलब पृथ्वी के केंद्र तक बांट दिया गया है। 2 भागों में पुनः बांट दिया गया है। अगर तो इसको क्या नाम दिया गया, वही चीज़ जब 2 भागों में है कोर, तो अपर कोर और लोअर कोर, मतलब ऊपरी कोर और निचला कोर बांट दिया गया। अब ये जो ऊपरी कोर है, ठीक है, वो तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है, ठीक है, अवस्था में है। यहाँ पर क्या हुआ, यस तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं। यस तरंगें ये पृथ्वी के कोर में नहीं पहुँच पाती हैं। यस तरंगें, अगर यस तरंगें नहीं पहुँच रही हैं तो इसका मतलब क्या है, ये तरल अवस्था में है, क्योंकि यस तरंगें तरल अवस्था में लुप्त हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे सिद्ध होता है कि ये ऊपर का जो कोर का ऊपरी हिस्सा है वो तरल अवस्था में लिक्विड बना हुआ है, ठीक। और जो नीचे का भाग है ये 5150 से केंद्र तक, इसमें क्या होता है, ये ठोस है। यहाँ पी तरंगें बहुत तेज़ी से घुस जाती हैं, ठीक है। और पी तरंगों की गति यहाँ पर एकदम अंदर वाले कोर पर, लोअर कोर में, आंतरिक कोर में पी तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर पर सेकंड है। सबसे ज़्यादा जो पी तरंगों की गति है वो केंद्र में है। तो सिद्ध होता है कि कोर का जो केंद्र का भाग है ये बहुत ही, समझ लीजिए कि डेंस है, क्योंकि ये निकिल और फेरम, लोहा और निकिल पदार्थों से बना हुआ है, ठीक है। एक बात और है, इसको गुरुत्वीय मंडल, कोर को गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं। बता दें यहाँ पर लोहा और निकिल की प्रधानता पाई जाती है, और पृथ्वी के जो अंदर जो ग्रेविटी है जो यहीं से रिलीज होती है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि ये तीनों पार्ट का जो घूमने का एक डायरेक्शन तो एक ही है, मगर गति अलग अलग है। जब क्रस्ट से ज़्यादा मोशन करता है मंटल से ज़्यादा तेज घूमता है, ये आपका कोर घूमता है। जब क्रस्ट और मंटल जब रगड़ता है तो आपका एक से क्या कहते हैं, वो उसके एक गर्म चीज़ निकलती है इसे, ठीक है, जो चट्टानों को पिघला जाती है। मगर इसे कोर और मंटल जब घिसती है तो यहाँ पर एक गुरुत्वीय मंडल या गुरुत्वाकर्षण निकलता है, जो पृथ्वी से, ठीक है, रिलीज होता है और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बनाता है, और यह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक बनाता है।
ठीक है। इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो, पृथ्वी का गुरुत्वीय मंडल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कैसे निकलता है पृथ्वी में से, और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण चुंबकत्व कैसे है। अब इसी की वजह से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पैदा हो जाता है, ठीक है। आपने इस डायग्राम को देख लिया। अब देखिए, और एक बात और है, इस कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और ऊपरी कोर, निचले कोर, यहाँ इसके बीच में भी आपको एक असमर्थता मिलेगी। इसको कहते हैं लेहमैन असमर्थता, लेहमैन असमर्थता, ठीक है, लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी से कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा। अब देखिए, पृथ्वी पर क्या है कि पृथ्वी पर कुछ तत्व, देखिए हम क्रस्ट पर रहते हैं, ठीक है, हम क्रस्ट पर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, क्रस्ट पर, अंदर तो रहते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम क्रस्ट में किस तत्वों की प्रधानता पाई जाती है और पृथ्वी के अंदर किस तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। तो हम आपको यहाँ पर अब एक दिखा रहे हैं तत्व की। ये देखिए, कुछ डाटा आपको देते हैं। देखिए समस्त, आप देखिए ये आपका क्रस्ट मान लीजिए, क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ठीक है, आई है क्रस्ट। क्रस्ट पर आपको हम इसका स्क्रीनशॉट लेना, हम मिटा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। यही दिखा देते हैं, ये क्रस्ट है, ये वाला भाग, ठीक है, पपड़ी जहाँ पर हम रहते हैं, पूरा क्रस्ट मान लीजिए। यहाँ पर अगर हम तत्व की बात करें तो लोहा, ठीक है, लोहा का प्रतिशत 35.5 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोहा क्रस्ट पर पाया जाता है तत्व में। उसके बाद अगर करेंगे ऑक्सीजन पाया जाता है, ये 30% पाया जाता है। तो क्रस्ट में लोहा 35.5% और ऑक्सीजन 30% पाया जाता है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन पाया जाता है, ये 15% पाया जाता है, ठीक। ये आपके क्रस्ट की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, समस्त पृथ्वी के तत्व और समस्त क्रस्ट के, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक बात बताना भूल गया, ये जो बताया मैंने, ये समस्त पृथ्वी की बताया मैंने, ठीक है, ये समस्त पृथ्वी की बताया है कि तत्व हैं ये। अगर हम बात करते हैं क्रस्ट की, तो यहाँ पर बताया समस्त क्रस्ट। तो क्रस्ट में देखा जाए ये समस्त पृथ्वी है, ठीक है। और अगर क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में जो तत्व हैं सबसे ज़्यादा होते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ये 46.8% पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन पाए जाते हैं 27.7% पाए जाते हैं। और लोहे की बात करें तो 8.1%, ठीक। यहाँ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये जो बताया हूँ मैंने, ये समस्त पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। समस्त पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है तत्व। अगर क्वेश्चन आए कि समस्त पृथ्वी पर कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो लोहा है। अगर समस्त क्रस्ट की बात की जाए तो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आप इसको देख लीजिएगा, हम सब मिटा के आपको एक जो पृथ्वी पर डिस्कॉन्टिन्यूटी है इसको हम अलग दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी को मैंने इस तरह शेप में दिखा दिया है। ये आपका हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटिल, ये हो गया कोर, ठीक है। अब देखिए, ये क्रस्ट, ये मेंटिल और ये कोर, ठीक है। तो हम पहले इधर देखते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को बांटने वाली जो रेखा है इसे कहते हैं कोनार्ड। कहीं कोनार्ड लिखा होता है, ठीक है। असंबद्धता। अब अपर मंटिल लोअर मंटिल को बांटने वाली रेखा क्या है, ये है आपका रेपटी असंबद्धता। अब लोअर कोर और अपर कोर को बांटने वाली लेमैन
असंबद्धता, ठीक है। कोनार्ड, रेप्टी और लेहमैन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर 3 पार्ट है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। मैंने हर पार्ट को 2-2 भाग में बांट दिया, लेकिन जो तीनों पार्ट हैं उसके बीच में, जैसे इसका 1, 2, 3 हो गया, मगर इसका जो मेन पार्ट है ये 1, 2 अलग अलग हिस्से हैं। तो यहाँ पर ये क्रस्ट और मेंटल अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मोह असंबद्धता पाती है या मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक। 1909 में मोहो वेरेकिक ने इसे खोज की थी, ठीक है। तो कहाँ पर ये क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच। लेकिन अगर देखिए परीक्षाएं हैं बहुत डीपली पूछता है, तो अगर देखा जाए कहा कि अगर ये ना दे तो कौन सी, तो यह कह सकते हैं ये लोअर क्रस्ट, ठीक है। ये नीचे वाला क्रस्ट, ये क्रस्ट पूरा है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, कह सकते हैं लोअर क्रस्ट और ये मेंटल है अपर मेंटल के बीच में पाया जाता है। ऐसे यहाँ पर भी आपके मेंटल और कोर के बीच में ये कौन सा है, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। इसको सिंपल बांटेंगे तो मेंटल और कोर के बीच, अगर डीपली देखेंगे तो लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे।